बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम स्पीकर्स कॉर्नर में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शबीर चौधरी। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ, मेरे पहले मेहमान हैं जनाब तनवीर ज़मान ख़ान साहब, जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, खुलकर बोलते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज भी वो खुलकर बोलेंगे। जनाब वेलकम टू द शो। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब मुश्ताक मुग़ल साहब, ये कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, ये भी कहीं पर तशरीफ़ ला चुके हैं। ये भी इनका भी काफ़ी नॉलेज है माशाल्लाह, बहुत से मामलात पर और अच्छी बातचीत करते हैं। मैं देखता हूँ कि आज ये दोनों जो साफ़ी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, हमें मायूस नहीं करेंगे। जनाब वेलकम टू द शो। थैंक यू डॉक्टर। आज का जो टॉपिक है, इसके साथ में ये भी कहना चाहूँगा, मुझे एक लिहाज से कहा गया था जी भी सी पैक पर बात नहीं करनी, क्योंकि जो होली काउज ऑफ पाकिस्तान है उनको जो पसंद नहीं आता, और ये मसला कोर्ट में भी गया हुआ है। तो मैंने कहा भी हम तो बात करेंगे, किसी की पसंद या नापसंद का हमने ख्याल नहीं करना, हमें ये देखना है कि व्हाट सूट्स अस। तो मेरा रिप्लाई ये है कि आई एम डूइंग अ प्रोग्राम ऑन सी पैक, यू डू व्हाट यू लाइक। हम वो करेंगे जो हम समझते हैं कि हमारे खिते के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी चीज़ ठीक है। जो विजडम है वो इसके आप वी आर नॉट द ब्रेन बॉक्स, वी ऑल हैव ब्रेन्स एंड वी ऑल हैव थिंकिंग एबिलिटी। तो इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे साथी हैं NSF के दानिश लियाकत साहब और अदीम अल्ताफ़ साहब, जिनको पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर में गिरफ़्तार किया गया है। इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ चोरी की है या कत्ल किया है या कोई डाका डाला या कुछ ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो अपने हकूक़ मांगते हैं। यहाँ वहाँ भी हकूक़ मांगना गुनाह हो गया है। अब हमारे पास तीन ऑप्शन है। एक बात तो यह है कि हम उन लोगों की मजम्मत करें जिन्होंने गिरफ़्तार किया। अगर ऐसा करेंगे तो कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, कुछ कश्मीरियों के पेट में भी दर्द हो जाएगा और अथॉरिटीज़ को तो तकलीफ़ होती है। एक तो यह है कि मजम्मत करें, दूसरा यह है कि खामोश रह जाएँ। और ख़ामोश रहेंगे तो इस वक्त खामोशी अख्तियार करनी ये एक लिहाज से जो लोग काबिज़ हैं, जो ज़ालिम हैं, ऑपरेसर हैं, उनका साथ देने के बराबर है। और तीसरी बात यह जो हमारे यहाँ कश्मीरी करते हैं, वो पाकिस्तानी भी कुछ करते हैं, वो कहते हैं ये कुछ कितना होगा तो पकड़िया लेना, ठीक है। मतलब ये कहने का कि ज़ालिमों का साथ दिया जाए, वो जो ऑपरेस्ड हैं, जो मजलूम हैं, उन्हीं को बुरा कहा जाए। मैं ये दोनों अप्रोच को रिजेक्ट करता हूँ। जो पहली अप्रोच है ये है कि जिन लोगों ने पकड़ा हुआ है, जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, जो ऑपरेशन है, मैं उनकी मजम्मत करता हूँ, किसको पसंद आए तब भी और नापसंद आए तब भी। तो अब स्ट्रेट वे टू द टॉपिक, बहुत से लोगों को शायद पता होगा या नहीं होगा, इस वक्त तो कहा जाता है कि गवादर जो है पाकिस्तान की लाइफ लाइन है, यानी गेम चेंजर है। लेकिन बहुत से लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि 1958 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा भी नहीं था। ये सल्तनत ऑफ मस्कत एंड ओमान का हिस्सा था। और एक बड़े जिनको कहा जाता है कि पाकिस्तान के नालायक से वज़ीर आज़म थे फ़िरोज़ ख़ान नून साहब। हालांकि मैं समझता हूँ ये भी बड़ा कारनामा उनका कि इन्होंने ये $3 मिलियन में ख़रीदा उनसे, उसको पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। तो ये भी एक मिसल तारीख़ बैकग्राउंड था। तो मैं अब स्टेट पे जाता हूँ तनवीर साहब की तरफ। तनवीर साहब भाई, हमने शुरू से सुना है, पढ़ा है, कहते हैं कि रशिया के साथ पाकिस्तान की मुखालफत या दुश्मनी की बुनियाद एक वजह ये भी थी कि रशिया गर्म पानी तक पहुँचना चाहता था, और फिर यह है कि रशिया जो है कम्युनिस्ट था, और इसीलिए पाकिस्तानी पूरे ये कॉर्नर स्टोन ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी वाज टू अपोज रशिया, वो यहाँ तक ना पहुँच सके। जहाँ तक मेरा इल्म है, यानी कल तक तो मुझे यकीन है कि यानी जो चाइना है वो भी कम्युनिस्ट ही था, यानी मुशर्रफ का इस्लाम नहीं हुआ, और वो भी गर्म पानी तक पहुँचना चाहते थे। एक तरफ तो पाकिस्तान ने रशिया की भरपूर मुखालफत की और अपनी भी सत्यानाश करा ली, दूसरी तरफ एक दूसरे कम्युनिस्ट को अपने कंधे पर उठाकर वो गर्म पानी तक पहुँचाए जा रहे हैं। आखिर ये क्या बात है? जी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। ये बुनियादी तौर पर रशिया के हवाले से जो है बात जो होती रही है, उसके अंदर तो बेसिकली पाकिस्तानी हुकूमतों का दरअसल जो एक उनका झुकाव और इंक्लिनेशन अमेरिका की तरफ थी, उसका रीज़न बुनियादी तौर पे ये था। ज़ाहिर अब लोगों को आपने बताना है कि हमारी मुखालफत के रीज़न जो हैं वो हम कम्युनिस्टों के साथ इकट्ठे नहीं हो सकते, और अमेरिकन जो हैं वो अहले किताब हैं, उनके साथ हम चल सकते हैं। ये किस तरह के डफोसले चाइनीज़ भी अहले किताब हैं या वैसे वो भी कम्युनिस्ट ही हैं? चाइना के बारे में उन्होंने नहीं कहा कभी, हालांकि चाइना भी कम्युनिस्ट था, लेकिन चाइना के बारे में, लेकिन रूस के बारे में क्या कहते थे कि रूस जो है वो कम्युनिस्ट हैं, दहरिए हैं और वो गैर मुस्लिम हैं, जबकि अमेरिकन जो है वो अहले किताब हैं और इस तरह का उनके साथ एक इत्तेहाद हो सकता है। ये एक चीज़ है। लेकिन असल बात तो ये है कि इनके जो इनके मुआशी इंटरेस्ट हैं वो साम्राज्य के साथ कम्स डाउन टू माशी इकोनॉमिक इंटरेस्ट है असल में। सारे के सारे गर्म पानियों की रसाई का प्रोपेगेंडा और वो सारा सिलसिला जो है
भाई अमेरिका तो ऑलरेडी बैठा हुआ वहाँ पे, गर्म पानियों की रिसाई का अगर वो आपका इत्तेहादी होता तो गर्म पानियों तक रिसाई ना होती। आज आप रास्ते भी दे रहे हैं उनको, सारा कुछ हो रहा है, आज गर्म पानियों तक रिसाई कहाँ गई? इसका मतलब है कि अगर उनको रसाई का खाली होता तो वो आज भी उसी तरह का अग्रेसर के तौर पे आते। लेकिन है कि आपने देखा कि भी दुनिया का सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, उसके अंदर अमेरिका एक्सपोज हुआ है। अमेरिका के साथ जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो झुकाव था वो अल्टीमेटली बेनकाब हुआ है लोगों के सामने, और लोग उसके अंदर एजुकेट हुए हैं। उसके अंदर हमें ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे समझ आ रही है कि अमेरिकी इंटरेस्ट जो हैं, हमने अपने एक बड़ी ताकत, एक ताकतवर मुल्क जो हमारे नेबर में है उसके साथ हम बिगाड़ के, और हम 10,000 मील दूर एक बड़ी ताकत के साथ ताल्लुकात दिखा रहे हैं जो कि बहुत डॉजी रिलेशन है उनके वहाँ, क्योंकि उनके यहाँ पे इंटरेस्ट है। अगर उनका इंटरेस्ट होगा तो आपके साथ अच्छे रिलेशन है, इंटरेस्ट नहीं होगा तो आपके अच्छे रिलेशन नहीं होंगे। बार बार डॉज किया उन्होंने, पाकिस्तान को बार बार लेट डाउन किया। पाकिस्तान के साथ हमेशा उन्होंने हमेशा ही वहाँ पे अमेरिका ने डॉज किया। लेकिन इन्होंने अहले किताब वालों को जफ्फी डाली हुई है। लेकिन जाहिर है कि इन्होंने अहले किताब का मसले, इनके अपने वहाँ पे मफादात, जर्नलों की वहाँ पे ट्रेनिंग, ब्यूरोक्रेट्स की वहाँ पे ट्रेनिंग, उनका बहुत से लोगों को वजीफे दे के वहाँ ले जाना, इंटरेस्ट भी थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने एक ग्रुप यहाँ पे ट्रेन और वहाँ पे एक जो अपने इस्तेमाल के लिए था वो इन्होंने तैयार किया था। एक मिडिल क्लास के अंदर वजीफे दे के, उनको एजुकेशन दे के उन्होंने वहाँ पे ग्रुप तैयार किया, फौजियों को, जर्नलों को ट्रेनिंग दे के, बड़े अफसरों को ट्रेनिंग दे के। इस तरह से जाहिर है कि एक अमेरिका के साथ जो इंटरेस्ट थे उन्होंने रूस के साथ और चाइना एक जो कॉन्फ्लिक्ट का जो सिलसिला बनाया, उसके नतीजा क्या हुआ कि हम अपने तौर पे अपने खित्ते के अंदर मैदान जंग बन गए, और हम मैदान जंग बने और हमने अपने लोगों को मारा, और हमने वहाँ पे जो है एक इस किस्म की जंग से शुरू की कि जिसके अंदर लोग जो है वो उनका ज़हनी जो मेयार था वो भी डिक्लाइन हुआ, और हम ऐसी पस्ती में गए और हम ऐसी दलदल में गए हैं कि अब उसे निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अब इन्हें एहसास हो रहा है कि अमेरिका को जो है वो बैग दिखाई जाए और चाइना के साथ रिलेशन बहुत अच्छे किए जाए। रशिया के साथ भी दोस्ती की, लेकिन रशिया के साथ भी दोस्ती, उनके साथ भी इनकी वहाँ पे ड्रिल हो रही है, मशकें कर रहे हैं, उनके साथ भी फौजी रिलेशन भी अच्छे कर रहे हैं। Maybe bit too late in the day, लेकिन चीज़ें जो हैं जो अब आपको 70 ईयर्स के बाद रियलाइज़ हो रही हैं। अब 70 ईयर्स आपने गलत जगह पे पॉलिसी अपनी रखी और उसके नतीजे में पाकिस्तान की मुईशत, सियासत, तमाम चीज़ें मुतासर हुई। तो मुगल साहब को मैं जानता हूँ कि उनको भी मौका दिया जाए। मुगल साहब भी जैसे ये कह रहे हैं कि अहले किताब का भी एक उसमें रद्द अमल था, भी कहते हैं कि वो अहले किताब हैं और ये जो हैं कम्युनिस्ट हैं। अब अहले किताब की दोस्ती में या अपने मफदात के तहफ़्फ़ुज़ में लाखों मुसलमानों को मरवाया गया, यानी मैं कोई एग्ज़ैजरेट नहीं कर रहा, अफगानिस्तान में कितने लोग मरे हैं, और फिर सिर्फ यानी कि उन मुसलमानों को मरवाया गया, खुद भी मारा, और आप पाकिस्तान के अंदर भी उस मुसलमानों को मारा जा रहा है। वो मारा गया है, आप इस पर क्विकली कुछ तफसील करेंगे बिफोर आई मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए डॉक्टर साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपके मुल्क के अंदर जो पॉलिसी मेकर हैं वो एक ऐसी पॉलिसी बनाते हैं कि जो मज़हब को अपने माशी मफादात के लिए नहीं, मुल्क के माशी मफादात के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ चंद एक ग्रोह टोला वो अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करता है, और इम्प्रेशन ये देते रहे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया को, कि हम एक ऐसी पावर हैं कि हमारे पास ऐसी प्रॉक्सी फोर्सेस हैं, हम चाहें तो किसी भी जगह को फतह कर सकते हैं, आपको हमारे साथ डील करनी पड़ेगी, डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। उसमें जैसे आपने रशिया की बात की है, अमेरिकन रोल की बात की है, ये तो अब रोज़े रोशन की तरह आया है। जितने पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो सारे सेम पेज पे पूरी दुनिया के कि पाकिस्तान को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, स्पेशली जब मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात करता हूँ तो उसमें पर्टिकुलर जो मिलिट्री इंटेलिजेंस जो पॉलिसी बनाती है उनको इन चीज़ों को रिव्यू करना चाहिए। और जो पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट्स आती हैं वो इतनी कमज़ोर होती हैं, उनको ये डिसीजन अपने पास रखना पड़ेगा, और ये डिसीजन पावर जो है ना उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, इस मुल्क की डिफेंस पॉलिसी क्या होगी। यस, आर्मी एज ए इंस्टीट्यूट वो उसको इम्प्लीमेंट करे विद द ट्रू लेटेनेंट स्पिरिट कि वो आपके मुल्क की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। जब अब देखें आप, मुझे आप ये बताएं कि यहाँ बरतानिया के अंदर आपको किसी भी मतलब आपकी इनकी जो बड़ी फ़ौज है, बहरी फ़ौज है, या दूसरी जो हवाई फोर्सेस हैं, मतलब एयर फोर्स, उनके किसी भी जगह कोई बिज़नेस के कोई स्टोर आपको नज़र आ रहे हैं, कोई आपको किसी की कोई फैक्ट्री नज़र आ रही है, कोई बैंक आप चाहते हैं कि यहाँ पे डिफेंस कॉलोनी चले? नहीं, मैं बात कर मतलब कोई आपको नज़र आ रही है कहीं कोई ब्रिटिश आर्मी बैंक हो,
कोई आप देखें वहाँ प्रोफेशनल आर्मी है ना, मसला ये भी है। आप देखें अगर स्टेट विद इन स्टेट आप बनाएंगे, आप डॉक्टर आयशा सदीका की बुक पढ़ें, उसने जिस तरह बिटरली इसको एक्सपोज किया है। आप देखें आपकी जो है ना सीमेंट फैक्ट्री जो है ना वो अस्करी सीमेंट फैक्ट्री है, बैंक आपके अस्करी बैंक है, आपके पास CST है, जो फौजी हैं वो आपको वहाँ 50 रुपये किलो चिकन मिलता है, आप और में जाएँ तो हमें 350 रुपये मिलता है। तो ये क्या, ये पाकिस्तान जब ब्रिटिश रूल में था तो ये उनके जो टाउट्स थे, ये जो जागीरदार थे, ये उनके कंट्रोल में था। ये जब उसके बाद स्क्वीज हुआ है तो उसके बाद क्या है, आर्मी ने इसको टेक ओवर कर लिया है। इनको इस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और फिर उसके बाद आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को किक आउट करते हैं। कौन रिव्यू करेगा किसी के सर डेफिनेटली अब ये पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अब उनको मेरे ख्याल वो यूनाइटेड हो रही हैं, अब इसीलिए उनको अब आप चाहते हैं कि सलीम शहजाद के रास्ते पर लोग चल पड़े। सर देखें वो तो हकीकत है। अब सलीम शहजाद की जो रिपोर्ट्स हैं, अब आप मुझे बताएं उसको किसने डिनाई किया है? किसी ने डिनाई नहीं किया, वो सच थी तो इसलिए तो मारा गया। सर आप मुझे ये बात बताएं, आपकी जो ज़िया लेगेसी थी उसने मिलिट्री के अंदर ऐसे लोगों को प्रमोट किया है जो जुनूनी हद तक जो है ना वो रिलीजियस टॉपिक की तरफ मैं आना चाहता हूँ, थोड़ा सा ना इस पर आकर ना भाई तनवीर साहब, मसला ये बन गया कि CPEC बन रहा है, ठीक है, उससे कहा जाता है कि पाकिस्तान को बहुत से फ़ायदे होंगे और खिते में बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी और बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन जिस खिते से गुजर कर आ रहा है गिलगित बल्तिस्तान, वो मेरा इलाका है और रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, वो हम सब का है। अब यह है कि अगर हम इतराज़ करें, एहतजाज करें तो सेडिशन चार्जेस फेस करते हैं, गद्दारी के मुकदमे बन जाते हैं। यानी इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि 29 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनेंगी, ठीक, और इस वक्त एक भी जो है गिलगित बल्तिस्तान में नहीं बन रही। अगर गिलगित बल्तिस्तान ना हो तो पाकिस्तान का ये CPEC बन ही नहीं सकता था, ज़ाहिर आसमान से तो नहीं गुजर रहा था। अगर हम गिला करेंगे तो हम गद्दार हैं, खामोश रहेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम जो ज़ालिमों और ओप्रेसर्स को मौका देने कि आप हमें एक्सप्लॉइट करें। तो इस पर कुछ फरमाएंगे आप? जी, मेरा ख्याल है कि आपकी ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान में तमाम ऐसे प्रोग्राम, तमाम ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे होते हैं, जिनकी सुपरविज़न या जिनकी एक तरह से चलाने की जो ज़िम्मेदारी है वो आर्मी के पास हो, उन पे अमूमन मीडिया की लोगों की ज़ुबान बंद की जाती है कि वो उसके ऊपर बिल्कुल ना बोलें, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ उनको एक्सपोज करने या उनके ख़िलाफ़ बोलने पे पाबंदी होती है मीडिया में, वरना आप या उठा लिए जाएंगे या मार दिए जाएंगे या मुकदमात में घेर लिए जाएंगे या आपको दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। देयर आर मैनी वेज टू डू इट टू स्टॉप यू। उसी तरह से जो है वो ये प्रोजेक्ट भी उसी तरह से एक बड़े अनडेमोक्रेटिक तरीके से चलाया जा रहा है। इस वक्त तमाम सियासी पार्टियाँ भी इसके ऊपर हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के इस सारे प्रोजेक्ट को चलाने के ऊपर बड़े नाला हैं और इसके ऊपर इत्तेहाद भी हो रहे हैं। KPK वाले कोर्ट में भी चले गए, KPK, जी हाँ, क्योंकि उनका गद्दारी का मुकदमा नहीं बना, क्योंकि वो बहुत सारी ये हम पर ही क्यों, ये मेहरबानी हम पर ही क्यों? क्योंकि आप जिस चीज़ का मुतालबा कर रहे हैं वो मुतालबा तो उन्हें एक्सेप्टेबल नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि गिलगित, आप कह रहे हैं कि गिलगित के अंदर भी कुछ दें, आप कह रहे हैं कि हमारा रास्ता अगर इस्तेमाल हो रहा है तो हमें भी इसका बेनिफिशियरी बनाएं, तो वो उनके ये मुतालबा नाजायज़ है। आपका मुतालबा तो बिल्कुल जायज़ है कि अगर एक मुतनाज़ा जगह से रास्ता निकल सकता है तो वहाँ उन लोगों को बेनिफिशियरी भी किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता? हम तो यही कहते हैं हर दफ़ा, आपने बहुत सारी कॉन्फ्रेंसें भी की हैं इस पे और इसके ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम भी किए हैं कि जब तक आप उन लोगों को, इसलिए ज़ेर ताब भी है ना, मसला यही बनता है। मैं जब मुग़ल साहब जो है ये रियासत के बाशिंदे हैं, आपने बहुत अच्छी बातें की हैं, मैं तारीफ़ करता हूँ आपकी, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि रियासत के बाशिंदे हैं ये भी, देखिए जी, जैसे इन्होंने खुद कह दिया कि हमारे मुतालबे जायज़ हैं, लेकिन जो देने वाले हैं, जो काबिज़ हैं, जो हुक्मरान हैं, उनके नज़दीक ये ठीक नहीं है। तो हमारा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए? हम भी क्या इस पर इंडिया को गाली दें या जो जिनका कब्जा उनको कुछ कहें? देखिए जी, जो CPEC अभी जो तनवीर साहब ने बात की है वो बराबरी की बुनियाद पे गुलामों के साथ बराबरी नहीं की जाती। अच्छा, बहुत अच्छी, ठीक है, गुलामों के साथ बराबरी के सलूक नहीं होता। KPK वालों ने किया है तो वो डेफिनेटली उनके स्टेक्स हैं, पॉलिटिकल स्टेक्स हैं, उनकी फेडरेशन कैसा है, तो हम तो ना फेडरेशन कैसा है ना उनके आइन कैसे हैं, और हम तो गुलाम हैं, हम तो सप्रेस्ड हैं, और उन्होंने हमें 70 ईयर्स तक एक छड़ी के साथ आंगते रहे हैं। इधर से यस होता रहा तो हमने यस कहा उसे। कश्मीर के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को तो इतना डिप्राइव रखा है, उनको बुनियादी हकूक़ नहीं मिले।
अब मैं आपको थोड़ा सा इसका बताऊं कि कश्मीर से लेकर ग्वादर तक 3000 किलोमीटर का जो ये सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसमें से 425 किलोमीटर का जो एरिया है, जो इसकी लेंथ है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान से गुजर के आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए इसमें क्या इकोनॉमिक पैकेज अभी तक अनाउंस हुआ है। एज़ फार एज माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कंसर्न, बहुत ही एक ज़ईफ़ सेनेटर है, ताज हैदर उनका नाम है, और वो जो पाकिस्तान की सेनेट है उसके सी पैक कमेटी के चेयरमैन है वो गिलगित बल्तिस्तान में गए हैं। वहाँ लोगों ने अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया है। उसमें आपके पॉलिटिकल सेगमेंट के लोग हैं, जिसमें PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, फिर जो मजहबी इवन के JUIF ने, और फिर वहाँ के जो लोकल नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन के जो डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर और इंटेलेक्चुअल हैं, जर्नलिस्ट हैं, मेरी खुद उनसे बात हुई है, उन्होंने रिजर्वेशन का इजहार किया है कि इसमें कोई अनफोल्ड करें, हमें बताएं कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए क्या है। अब सुनिए उसका जवाब क्या है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, पपेट चीफ मिनिस्टर, लेट मी यूज़ द राइट वर्ड फॉर दैट, हैं, वो कहते हैं जी कि हम जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं हम उन पे एनवायरनमेंट टैक्स लगाएंगे। इतनी बड़ी भूडी दलील एक स्टेटमैन की जो है ना, अगर आपके पास आए कि आपके पास इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 10 डिस्ट्रिक्ट है, 18 लाख नफूस की आपकी पॉपुलेशन है, अल्लाह ताला ने आपको प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज से ब्लेस किया हुआ है, आपके पास जेम्स हैं, वहाँ आपके पास मेरे ख्याल 800 किस्म के तो सिर्फ आपके पास जो है ना वो मादनियात है वहाँ। क्या आपने कोई इकोनॉमिक प्लान उसमें बताया? आपने चाइना पाकिस्तान को कहा है कि हमें इसके लिए मशीनरी चाहिए कि हम इन चीज़ों को रिफ़ाइन करके ये जो आप ट्रैक बना रहे हैं, जो सी पैक बना रहे हैं, अगर हम उस 46 बिलियन में से अब हमें एक सर्टेन पोर्शन देने पे एग्री नहीं है, तो क्या आप हमें लोकल प्रोडक्ट्स को रिफाइन और इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए क्या कोई हेल्प करेंगे कि इस ट्रैक के ज़रिए हम भी उसको साउथ एशिया के ज़रिए पूरी दुनिया में जो है ना, यूरोप में उसको ट्रांसपोर्ट करें? अगर आप हमें उस 46 बिलियन में से कुछ परसेंट देने के लिए तैयार नहीं है, क्या हमारे जो लोकल इंडिजिनस इकोनॉमिक प्लान्स है, लेकिन वो इकोनॉमिक प्लान्स डॉक्टर साहब हैं कहाँ? वहाँ कोई विजडम है? वहाँ जो ये कोई विजनरी आपकी लीडरशिप है? आप देखें वहाँ आपके पास वाटर रिसोर्सेज, प्लेंटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं, आप वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लोकल जनरेट करके आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ला सकते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, और उसके थ्रू आप लोकल प्रोडक्शन कर सकते हैं और फिर उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस सीपीआई के थ्रू। और उसमें आप इनको ये कह सकते हैं जी हम आपके 46 बिलियन से कुछ नहीं लेते, लेकिन आप हमें यहाँ से टैक्स एग्जम्पशन दें और हमें फ्री एक्सेस दें, उसमें ट्रांसपोर्ट में आपको जो है ना वो सब्सिडाइज करें। बेसिकली आपने एक फिक्रे में सम अप कर दिया था कि गुलामों के साथ बराबरी का सलूक नहीं होता, लेकिन ये कभी नहीं होने देंगे। लेकिन जो फेडरेशन का हिस्सा हैं वो भी तो बेचारे रो रहे हैं ना, बलूचिस्तान वाले रो रहे हैं, बलूचिस्तान के हालात पर भी बात करते हैं, और KPK वाले भी कहाँ खुश हैं। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा, इससे रिलेटेड ये है, मसलन मीरपुर में डैम बनता है, 1967 में मुकम्मल हो जाता है। जो लोग अप्रूव हुए थे उस वक्त, उनमें से कुछ को 2002 में कंपनसेशन मिली है, 1966 में अप्रूव हुए। अगर हम बात करें तो मकदार हैं, अब भी मसला वही बन रहा है। और जिन लोगों को 2002 में मिले उनको तो बाप दादा भी मर गए होंगे बेचारे, तो किसको मिली होगी? वो भी कितने अरब रखा, तो उन्होंने ज़्यादा उन्होंने आपने खुद जेब में डाल लिया होगा। अब ये बात आ रही है, पामीर टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 17 नवंबर की रिपोर्ट है, ताज़ा रिपोर्ट है, वहाँ पर है गुजाल वैली गिलगित बल्तिस्तान में, ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह रूट आ रहा है, वहाँ पर जो लोगों से लैंड जगह ली जा रही है, ज़बरदस्ती ली जा रही है, लेकिन उनको कंपनसेशन नहीं दी जा रही। ठीक है, कंपनसेशन उनको नहीं दी जा रही, लेकिन बेचारे मुजाहरे उन्होंने किया, डरते डरते मुजाहरा किया, फिर भी साथ किया पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। यानी गुलामी की लेवल देख लें या डर का, खौफ का, ये देख लें कि मुतालबा तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। तो क्या हमें अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करने का भी हक नहीं है? डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है इसमें हमारी जो पाकिस्तान की मरकज़ी सिविल हुकूमत है उसका भी बहुत कसूर है उसके अंदर, इस तमाम चीज़ों में। वो बराह रास्त रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत सी चीज़ों के, क्योंकि अल्टीमेटली अकाउंटेबल तो यही है। जो इस्टेब्लिशमेंट और फौज है वो तो कहीं जो भी करेंगे, स्याह करें सफ़ेद करें, वो तो कहीं अकाउंटेबल भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर चलेगी उनकी। लेकिन ये जो हमारी सिविल हुकूमत है मियाँ नवाज़ शरीफ की, ये भी ट्रांसपेरेंसी से भागते हैं, हर चीज़ की ट्रांसपेरेंसी से भागते हैं, ये कोई भी बात बताना नहीं चाह जाते। इसके ऊपर तमाम पार्टियां भी जो पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पार्टी हैं, हालांकि वो सारी इनकी अपनी ही हैं, लेकिन वो भी इनसे बहुत ज़्यादा अपसेट हैं इन चीज़ों से
कि इस सी पैक पे जो सारा प्रोजेक्ट हो रहा है इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही, इसके ऊपर कोई लोगों को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, आप लोगों को कोई इसका प्रोजेक्ट नहीं बता रहे, उल्टा आप लोगों को महरूम का कर रहे हैं उनके हकूक़ से। ज़ाहिर है जहाँ से आएगा आप ज़मीनें ले रहे हैं, वहाँ से आप लोगों को महरूम का करेंगे, राब्तों से आप दरमियान में रोड बना देंगे, लोग इधर उधर आने जाने से महरूम हो जाएंगे। आपने लोगों की कोई ओपिनियन नहीं ले रहे, लोगों को शामिल नहीं कर रहे डिसीजन मेकिंग के अंदर। बिल्कुल कोई ओपिनियन नहीं, कोई सर्वे नहीं, डिसीजन मेकिंग का ऐसा नहीं है लोग। और जो कर रहे हैं वो भी नहीं आप बता रहे, यानी आप पूछते भी नहीं है और कुछ बताते भी नहीं है। तो जो पूछेगा, जो बात करेगा, उसको बता देगा। फिर जब उसका रिवोल्ट होगा तो आप कहेंगे ये ट्रीजन है। ट्रीजन है। तो ये एक अपने तौर पे मैं समझता हूँ बहुत अनफेयर एक तरह की पॉलिसी है कि आपके पास एक आप प्रोजेक्ट आया है, एज ए पाकिस्तानी सहाफ़ी और एज ए पाकिस्तानी दानिशवर, आप हमारी इस मुतालबे की हमायत करते हैं? ये आपका मुतालबा जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है, आपका मुतालबा जायज़ है कि उनको एक तो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए सारे प्रोजेक्ट को, इसके अंदर मुकामी लोगों को हर जगह पे हमने हर दफ़ा कहा है, ये आपके प्रोग्राम में मुझे भी आपने एक दफ़ा इसी टॉपिक पे बुलाया, मैंने हर दफ़ा यही कहा है कि इनको लोगों को एतमाद में लेना ज़रूरी है, मुकामी लोगों की ओपिनियन लेना ज़रूरी है। ठीक है, बहुत मेहरबानी। हम भी यही मुतालबा करते हैं, तो हम पर गद्दारी का लेबल लग जाता है और सेडिशन चार्जेस आ जाते हैं। अच्छा, मैं मोर साहब से बात करना चाहूँगा। मोर साहब, फोर्ब्स बड़ा मशहूर जो है ना एक पब्लिकेशन है, उसकी ताज़ा रिपोर्ट में यानी 16/11 को उन्होंने लिखा है कि चाइना डेस्परेट नीड्स सी पैक जो है मुकम्मल करना उसके लिए। लेकिन वो कहते हैं कि आगे ये कहते हैं कि अगर चाइना ने इसको मुकम्मल करना है तो उसके लिए दो ही चीज़ें हैं। एक तो यह है कि इंडिया से दोस्ती करे, उनका लफ्ज़ उनके ये है, एग्जैक्टली ये हैं कि चाइना हैज़ टू आइदर अपीज इंडिया और फॉरगेट अबाउट द सी पैक प्रोजेक्ट। आपको इस पर तबसरा करेंगे? फोर्ब्स की बात को आप इतनी जल्दी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बहुत बड़ा खबर है, बड़ा इन्फॉर्म्ड है। देखें डॉक्टर साहब, जो साउथ एशिया के अंदर जो इमर्जिंग पावर्स का कंसेप्ट है, चाइना ने उसमें तो इकोनॉमिकली बहुत कुछ गेन किया है। अब उसकी गेन का ये लेवल है कि अभी वो सुपर पावर अमेरिका को आंखें दिखाने के काबिल है। और अब इसी तरह आप देखें, भारत भी एक उभरती हुई मैशियत है, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। अब इंडिया पाकिस्तान का भी नेबर है और चाइना का भी नेबर है। सी पैक का जो प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। चाइनीज़ इकॉनमी के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। किसी भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट की आप मुखालफत नहीं कर सकते, लेकिन आप ये देखें कि उसका इस्तेमाल, उसके अल्टीमेट अगर स्पेसिफिक बेनिफिशरी हों, आप इंक्लूजन ना करें उन लोकल एरियाज़ को जहाँ से ये ट्रैक जाता है, उनको आप जैसे इन्होंने कहा कि हम उनको जोन बनाएंगे, अगर वहाँ आप बिज़नेस पार्क और जोन नहीं बनाते तो फिर ज़ाहिर लोकल लोगों की एस्पायरेशंस तो हैं। अब इंडिया का जहाँ तक रोल है, देखें, मैं तो इस हक़ में हूँ कि इंडिया को पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की पॉलिसी तर्क कर देनी चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया को डिस्टेबलाइज़ करने की पॉलिसी तर्क कर देनी चाहिए। दोनों को अमन से रहना चाहिए, अमन और पीसफुली रहना चाहिए। वो इधर अपने जासूस ना भेजें और ये इधर से दहशतगर्द उधर ना भेजें, ठीक है। और ये वैसे सुना है कि जिसको कहते हैं कि LOC क्रॉसिंग आजकल भी जारी है। ये तो डेफिनेटली सर, वो तो एक ज़ाहिर प्रॉक्सी वार तो चलती है इनके दरमियान। अब ये जो कुछ भी हो रहा है वहाँ, ये क्या है, अब वो कहते हैं कि जब बारिश होती है तो आपको कीचड़ का पता चलता है ना, अगर ऐसे ड्राई में तो आपको कभी भी कीचड़ का। मैं चाहूँगा कि ब्रेक से पहले तनवीर साहब से पूछा जाए इसी बात पर ही, यानी उसका भी जवाब दे सकते हैं जो मैंने अभी इनसे बात की है। वो आगे कहते हैं कि फोर्ब्स वाले कहते हैं कि विल इंडिया गो टू वॉर विद चाइना एंड पाकिस्तान ओवर सी पैक, अगर ऐसे हालात चले जाएं, मेरा स्पेशली उस सूरत में। जी, मेरा इसमें सारे पे मेरा ये ख्याल है कि जो बात आपने पहले की थी कि चाइना को वहाँ पे इंडिया को अपीज़ करने की ज़रूरत है, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है। चाइना ने पॉलिसी जो बनाई है वो इंडिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं चाह रहा, लेकिन चाइना ने जो स्ट्रेटजी बनाई है, मैं देखता हूँ कि चाइना इस वक्त श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ उनके रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं। वो उनको बेनिफिट्स दे रहे हैं जो उनको एक तरह पूरा रीजन के इसको एक रीजनल हवाले से चला रहे हैं, वो इसको रीजनल हवाले से चला रहे हैं। तो उस हवाले से इंडिया को अगर अपनी एक रीजनल पावर के तौर पे उभरना है तो उसको इन तमाम रीजनल इश्यूज़ के अंदर फ्रेंडली चलने की ज़रूरत है। उसको अगर वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ चलेगा, जंगी अज़ाइम दिखाएगा, तो मैं समझता हूँ इंडिया को इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि इंडिया की इकॉनमी जो है वो अपने तौर पे वो एक मर्जिंग पावर ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसी मर्जिंग पावर नहीं है जो बहुत ज़्यादा रीजन को चाइना की तरह एक उनका हो। आज तक इंडिया ने कोई और स्टेट को हेल्प नहीं किया। मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई ऐसी एड्स दी हों कि जहाँ पे उन्होंने और इकोनॉमीज़ को उठाया हो। उनके लिए अपनी इकोनॉमी को उठाना एक अपने तौर पे एक इशू है। चाइना हैज़ दैट एबिलिटी, चाइना के पास वो एबिलिटी है, इंडिया के पास नहीं है वो।
चलें जी, हमें चूँकि ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, तो इसी टॉपिक पर ना जो अभी जो शुरू किया है चाइना और पाकिस्तान और इंडिया का, जो आपस में एक लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट होगा, पॉसिबल है, उस पर हम बात करेंगे। मेरे पास एक दो सवाल और भी हैं। नाजरीन, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस, सी यू आफ्टर द ब्रेक।